हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 18 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। तो द हिंदू एनालिसिस शुरू करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट कि पहली बार यूट्यूब पे हम आपके लिए लाए हैं एक कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स जो टारगेट कर रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 को। अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, हमारे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है। तो आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। जीएस 1 में हम आर्ट एंड कल्चर से चारधाम को डिस्कस करेंगे। जीएस 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को करेंगे डिस्कस। इंटरनेशनल रिलेशन में बाइडेन के प्लान को डिस्कस करेंगे जिसमें उन्होंने मीथेन के एमिशन को कट करने की बात की है। पॉलिटी में कॉलेजियम के बारे में समझेंगे, जीएसटी काउंसिल के बारे में समझेंगे। और ये एक एडिटोरियल आया है एक्ट एंड फिक्शन, ये ट्रिब्यूनल से रिलेटेड एडिटोरियल है। इसमें बताया गया कि किस तरह से ट्रिब्यूनल्स की इंडिपेंडेंस को यहाँ पे हार्म किया जा रहा है, इसको देखेंगे। जीएस 3 में इकोनॉमी में से डब्ल्यूटीओ एग्रीकल्चर पैक्ट के बारे में जानेंगे। एंड जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। सो पहले आर्टिकल के साथ स्टार्ट करें अगर, तो देखो पहला आर्टिकल ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत तेजी से वैकेंसीज को फिलअप कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है। तो अगर हम देखें तो लास्ट मंथ में लगभग 100 जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं। और अभी देखो तो 9 न्यू जजेस अपॉइंट किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, 8 हाई कोर्ट जजेस अपॉइंट किए गए हैं और 5 हाई कोर्ट चीफ जस्टिसेस हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है। तो बहुत तेजी से यहाँ पे कॉलेजियम काम कर रहा है। तो अभी कॉलेजियम क्या है, देखो जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ पे जो भी जुडिशियल मेंबर्स हो गए, जजेस हो गए, इनके अपॉइंटमेंट का एक प्रोसीजर होता है। पहले इसको जुडिशरी के द्वारा ही इनको अपॉइंट किया जाता था। बीच में एक आया था एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। ये आया था, ये कहता था कि गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नमेंट जिनको नॉमिनेट करती है, वो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे चुनेंगे जुडिशरी में कौन आगे बढ़ेगा, ठीक है। जुडिशियल ऑफिसर्स को जुडिशियल अपॉइंटमेंट करने के लिए ये बॉडी जो होगी, एनजेएसी जो होगी, जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगी, ये रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्क्रैप कर दिया और इन्होंने बोला नहीं, हमारा जो रिक्रूटमेंट होगा, जो भी अपॉइंटमेंट प्रोसीजर होगा, वो कॉलेजियम के थ्रू ही होगा, ठीक है। अब ये कॉलेजियम क्या है, कॉलेजियम को आप ऐसे समझ सकते हो, एक इंस्टीट्यूशन है जो जजेस से कंप्राइज होता है। जो सीनियर जजेस होते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस, वो मिलके कॉलेजियम बनाते हैं। और यही कॉलेजियम जो होता है ये रिक्रूट करता है जो दूसरे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, ठीक है। तो कॉलेजियम ऑफ जजेस जो है ये कहीं पे भी ये टर्म कॉलेजियम ऑफ जजेस कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं है, पहली चीज ये याद रखना। दूसरी चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट का इन्वेंशन है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का अपना इनोवेशन, अपना इन्वेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। देखो अपॉइंट कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंसल्टेशन प्रोसेस होगी और ये कंसल्टेशन प्रोसेस जो होगी इसमें सहमति होनी चाहिए, ठीक है। सहमति या कॉन्करेंस होना चाहिए, ओके। कॉन्करेंस होना चाहिए जजेस का जो कोलेजियम को फॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि अगर मुझे किसी भी हाई कोर्ट के जज को यहाँ पे अपॉइंट करना है या सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है, तो अपॉइंटमेंट का काम तो प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन कंसल्ट किसको करेंगे यहाँ पे, कॉलेजियम को। और कॉलेजियम में कौन होगा, जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो बनाते हैं कॉलेजियम को, ठीक है। अब कॉलेजियम इज अ सिस्टम अंडर विच जजेस आर अपॉइंटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन कंप्राइजिंग जजेस। तो एक इंस्टीट्यूशन जो जजेस से ही कंप्राइज है, वही इंस्टीट्यूशन दूसरे जजेस को यहाँ पे अपॉइंट करता है, ठीक है। अब देखो ये किस तरह से इवॉल्व हुआ है। मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का इनोवेशन है ये, तो किस तरह से अपॉइंट हुआ है। पहले आया था फर्स्ट जज केस, 1981 में आया था। इसमें यह कहा गया कि प्रेसिडेंट, जब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे, प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे कॉलेजियम को या फिर जो भी सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको, तो यहाँ पे कंसल्टेशन का क्या मतलब है। कंसल्टेशन विद सीजीआई इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट मस्ट बी फुल एंड इफेक्टिव एंड सीजीआई ओपिनियन शुड बी गिवन द प्राइमेसी। तो यहाँ पे कहा था कि प्रेसिडेंट, पहला फर्स्ट जज केस जो था, इसमें ये कहा गया कि प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करेंगे किसी भी जुडिशियल मेंबर को, किसी भी जज को, तो वो कंसल्ट करेंगे सिर्फ सीजीआई के साथ, ठीक है। सिर्फ सीजीआई के साथ वो यहाँ पे कंसल्ट करेंगे। सेकंड जज केस आया, इसमें 1993 में ये केस आया और इसमें कहा गया सेकंड जज केस में कि कंसल्टेशन का मतलब यहाँ पे कॉन्करेंस होगा, ठीक है। कंसल्टेशन जो है उसका ज़रूरी है कि उसका मतलब कॉन्करेंस हो। मतलब कि कंसल्टेशन मतलब क्या होता है कि किसी की राय लेना, कॉन्करेंस मतलब होता है कि उसकी सहमति होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम का मतलब यहाँ पे और इवॉल्व हुआ और ये कहा गया कि प्रेसिडेंट सिर्फ कंसल्ट नहीं करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट यहाँ सिर्फ कंसल्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे कॉन्करेंस होना चाहिए, ठीक है। इट वॉज नॉट अ सीजीआई इंडिविजुअल ओपिनियन, यहाँ पे सिर्फ सीजीआई नहीं बल्कि सीजीआई के साथ साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस भी यहाँ पे कंसल्ट किए जाएंगे। तो सेकंड जज केस में क्या कहा गया कि प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करेंगे, सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस से, ठीक है। और इनके साथ सिर्फ कंसल्ट नहीं करेंगे, इनका जो सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, ये जो कॉलेजियम बन रहा है, इसका कॉन्करेंस होना चाहिए, यानी कि इनकी सहमति होना बहुत ज़रूरी है, तभी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट।
थर्ड जज केस में ये कहा गया कि जो कॉलेजियम है उसको एक्सपांड किया जाएगा और कॉलेजियम में पहले सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस आते थे, अब सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस आएंगे, ठीक है, 4 सीनियर मोस्ट जजेस आएंगे और इनसे कंसल्टेशन और कॉन्फ्रेंस होना चाहिए किसी भी जुडिशियल मेंबर को यानी कि जज को अपॉइंट करने से पहले, ठीक है। तो अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ पे कंसल्टेशन किसका लगेगा? कॉलेजियम का। तो किसके डिसीजन पे यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रहा है? कॉलेजियम के डिसीजन पे, लेकिन जो फॉर्मल जो चीज़ होती है अपॉइंटमेंट की वो कर रहे हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इशू की तरफ आते हैं, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल नॉट फॉर इंक्लूजन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अभी यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम जीएसटी में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। कुछ और भी यहाँ पे चीज़ें कही हैं। देखो, पहली चीज़ तो ये देखो कि फर्स्ट फिजिकल मीटिंग थी 2 साल के बाद, ये जीएसटी काउंसिल की फर्स्ट फिजिकल मीटिंग थी 2 साल के बाद, और इसमें कुछ इन्होंने डिसीजंस लिए हैं। जैसे कि इसमें पहले देखो बात चल रही थी कि हो सकता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम अभी भी जीएसटी के अंतर्गत नहीं ला रहे हैं। 45th जीएसटी काउंसिल थी ये, ठीक है, 45th जीएसटी काउंसिल कमेटी मीटिंग थी ये, ठीक है। और इसमें ये कहा गया कि कुछ असेंशियल मेडिसिन जो हैं, जैसे रेमडेसिविर हो गई, टोक्लिजुमाब हो गई, ये जो मेडिसिन हैं इनके ऊपर अभी टैक्स रेट्स जो हैं उनको कंसेशनल टैक्स रेट्स किया जाएगा, कम किया जाएगा टैक्स रेट्स को। दूसरी चीज़ ये कही गई कि मस्कुलर अट्रोफी ड्रग्स जो हैं, कुछ और ड्रग्स जो हैं, इनको भी एग्जेम्प्ट किया जाएगा जीएसटी से। इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि इम्पोर्ट ऑफ लीज्ड एयरक्राफ्ट, अगर लीज्ड एयरक्राफ्ट है तो उसको भी आईजीएसटी से यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर फूड डिलीवरी एप्स जो होंगी अब वो यहाँ पे जीएसटी कलेक्ट करेंगे इंस्टीड ऑफ रेस्टोरेंट्स। पहले क्या होता था कि आप रेस्टोरेंट से, किसी भी रेस्टोरेंट से, सपोज मैं ए हूँ और मैंने किसी एक आई रेस्टोरेंट से खाना मंगाया थ्रू जोमेटो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो जीएसटी पे करती थी वो कलेक्ट कौन करता था? रेस्टोरेंट करता था। अब ये कहा गया है कि रेस्टोरेंट जीएसटी नहीं कलेक्ट करेगा, अब जो कंपनी है फूड डिलीवरी कंपनी जैसे जोमेटो, वो यहाँ पे जीएसटी को कलेक्ट करेगी। इसके बाद फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स के ऊपर यहाँ पे टैक्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पे टैक्स तो लग रहा था लेकिन ये रिड्यूस हो गया, ठीक है, पहले 18% लगता था, अब 5% लगेगा। इसके अलावा कुछ कैंसर रिलेटेड ड्रग्स हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे जीएसटी को कम करने की बात की गई है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे भी देखो 2 आर्टिकल्स हैं बेसिकली जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड। तो दूसरे में कहा गया है कि जीएसटी जो है लो कॉस्ट फुटवेयर पे बढ़ाया गया है, गारमेंट्स पे भी बढ़ाया गया है अप टू 12%। तो गारमेंट्स फुटवेयर जो कि मेनली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है उस पर भी यहाँ पे जीएसटी को बढ़ाया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि कंपोजिशन स्कीम स्टार्ट की गई है, स्पेशल कंपोजिशन स्कीम स्टार्ट की गई है ब्रिक किल्न्स के लिए, ठीक है, ब्रिक किल्न्स के लिए यहाँ पे ये कंपोजिशन स्कीम स्टार्ट की गई है। और इसमें ये कहा गया है कि थ्रेशोल्ड, अगर आपका जो मैक्सिमम टर्नओवर है पूरे साल का वो अगर 20 लाख रुपीज़ है तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ कही गई है। अभी हम देखेंगे कंपोजिशन स्कीम होती क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की बात करें तो सबसे पहले देखो जीएसटी काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले तो इसके चेयरपर्सन कौन होंगे? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होंगे। दूसरे मेंबर्स भी होंगे सेंटर की साइड से, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, ठीक है। वाइस चेयरमैन कौन होंगे इसके? जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं स्टेट के वो इसके वाइस चेयरमैन होंगे। और यहाँ पे वन ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर इसका वाइस चेयरमैन होगा और बाकी सारे जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो इसके मेंबर्स होंगे। यहाँ पे जो वोटिंग होगी तो उसमें 1/3 वोट जो होगा पूरे काउंसिल में वो सेंटर का होगा। बाकी जब स्टेट सारे जब वोट करेंगे तो 2/3 वो जो वोट करेंगे यहाँ पे वो वेटेज 2/3 वेट जो है वो स्टेट्स का होगा। और डिसीजन यहाँ पे 75% वोटिंग सपोर्ट से लिया जाएगा। मतलब ये याद रखना कि सेंटर जो भी वोट कर रहा है उसका वेटेज 1/3 है और स्टेट जो भी वोट कर रहा है उसका वेटेज 2/3 है। और यहाँ पे 75% वोटिंग सपोर्ट होना चाहिए तभी कोई डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा जीएसटी काउंसिल के बारे में देखते हैं। कंपोजिशन स्कीम की मैं बात कर रही थी, इसके बारे में रुको, पहले जीएसटी काउंसिल की बात कर लेते हैं। तो जीएसटी काउंसिल क्या है? एक की डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि सारे डिसीजंस लेती है जीएसटी को लेकर। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को लगभग इसने खत्म कर दिया, जो कैस्केडिंग होती थी इनडायरेक्ट टैक्सेस की उसको खत्म किया है जीएसटी ने। तो जीएसटी काउंसिल बनाई गई है जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों का यहाँ पे रोल रहता है ये डिसाइड करने के लिए कि किसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, किसको टैक्स एग्जम्पशन दिया जाएगा, क्या ड्यू डेट रहेगी टैक्स भरने की, टैक्स लॉस से रिलेटेड, टैक्स डेडलाइन से रिलेटेड, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसी जीएसटी काउंसिल में डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। प्रीडोमिनेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जीएसटी काउंसिल की? टू एंश्योर टू हैव वन यूनिफॉर्म टैक्स रेट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशन। तो जीएसटी का भी यही मुद्दा था, एम था कि पूरे नेशन में अक्रॉस द नेशन एक ही यूनिफॉर्म टैक्स रेट होना चाहिए जो कि जीएसटी काउंसिल यहाँ पे इंश्योर करती है। अब बात करें कि जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर कैसा है, तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया कि फाइनेंस मिनिस्टर इसके
चेयरपर्सन होते हैं, जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और किस तरह से यहाँ पे वोटिंग होती है ये मैंने आपको बताया। अब देखो जीएसटी काउंसिल जो है ये अमेंडमेंट से इसके बारे में जो आर्टिकल्स थे वो ऐड किए गए थे। आर्टिकल 279 जो है ना वो इससे डील करता है जीएसटी से, और 279(1) जो है वो बोलता है कि जीएसटी काउंसिल यहाँ पे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे जीएसटी काउंसिल बनाएंगे विद इन 60 डेज ऑफ 279A। तो देखो जब भी 279A जो कि जीएसटी से ही डील करता है, तो जब भी ये स्टार्ट होगा, कमेंस होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कमेंस करेगा, काम करना स्टार्ट करेगा, उसके 60 डेज के अंदर अंदर प्रेसिडेंट यहाँ पे जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ये कहा गया था 279(1)A में, ठीक है। अब 279A(4) में ये कहा गया था कि जीएसटी काउंसिल जो रहेगी वो रिकमेंडेशंस देगी, यूनियन और स्टेट्स दोनों का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन रहेगा, और ये इनकी रिकमेंडेशन से ही काम होगा कि किस तरह से क्या टैक्स रेट्स वगैरह रखने हैं। अच्छा, कौन से गुड्स जो हैं वो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड हैं, ये अलग चीज़ होती है। जीएसटी से एग्जेम्प्टेड जो गुड्स हैं वो अलग होते हैं, और जो जीएसटी की लिस्ट से बाहर ही हैं, जीएसटी लिस्ट से बाहर ही हैं, वो अलग होते हैं। तो अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी ये जीएसटी के एम्बिट में आते ही नहीं है, ये लिस्ट से ही बाहर है। तो ये 3 चीज़ों को याद रखना, अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी। बाकी जीएसटी एग्जेम्प्टेड बहुत सारी चीज़ों पर है, ठीक है। अब कंपोजिशन स्कीम की मैं बात करूँ तो जो भी कंपनीज, देखो क्या होता है ना कि सपोज की कोई कंपनी है ए, ठीक है, अब इसने क्या किया कि इसने कोई चीज़ बेची, ठीक है, फिर बी ने कोई चीज़ बेची, ठीक है, सी ने कोई चीज़, उसी चीज़ को वैल्यू ऐड कर करके ये बेच रहे हैं, तो जीएसटी अगर सबको लगेगा तो अब यहाँ तो एक चीज़ ये होगी कि बाद में इनपुट क्रेडिट मिलेगा इनको, ठीक है। मतलब सपोज इसने 5 रुपीज़ जीएसटी दिया, इसने फिर 10 रुपीज़ जीएसटी दिया, इसने 15 रुपीज़ जीएसटी दिया, तो एंड प्रोडक्ट पे लगना चाहिए था, तो इनकी कोई गलती नहीं है। तो अब देखो क्योंकि इन्होंने 5 और 10 रुपीज़ भर रखा था, तो इसको सिर्फ 5 रुपीज़ भरना चाहिए था, तो इनपुट क्रेडिट आएगा इसके पास, गवर्नमेंट वापस से इसको अपने 10 रुपये भेजेगी। मतलब कि कैस्केडिंग ना हो, इसलिए गवर्नमेंट एंड में रिफंड करती है इनपुट क्रेडिट के नाम से, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम क्या है कि इतना आप मत करो, ए बी सी तीनों जो है ना अपने टर्नओवर का 1% यहाँ पे भेज दो, तो 1% हमको टैक्स दे दो। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कंपोजिशन स्कीम कि जो जिनका भी टर्नओवर अप टू 1 करोड़ है वो इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे नॉमिनल रेट होता है 1% का, यहाँ पे टैक्स रेट लगता है, आप सिर्फ 1% टैक्स रेट भर दो, ठीक है। फिर आपको ये नहीं करना है कि आपको रिफंड वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। ये है कंपोजिशन स्कीम, ओके। आगे बात करते हैं। तो देखो इस न्यूज़ में क्या कहा गया है, बाइडन अनवील्स प्लान टू कट मीथेन एमिशन। तो देखो यहाँ पे यूएस ने ये कहा है, यूएस और ईयू साथ में आए हैं, यूएस और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन साथ में आए हैं, और इन्होंने एक प्लेज दी है जिसका नाम है ग्लोबल मीथेन प्लेज, ठीक है। ग्लोबल मीथेन प्लेज इन्होंने एक दी है जिसमें ये कहा है इन्होंने कि इस डिकेड के एंड तक यानी कि 2030 तक हम 1/3 मीथेन का जो एमिशन होता है उसको कट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ कही है यहाँ पे यूएस और ईयू ने मिलके, तो यहाँ पे ग्लोबल मीथेन प्लेज आप याद रखना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा यूएनएफसीसी का जो COP 26 है वो होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है यहाँ पे ग्लासगो ग्लासगो यूके में। तो यहाँ पे इसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले तो देखो यूएस में जब ट्रम्प थे तो उन्होंने तो ग्लोबल वार्मिंग को मानने से इनकार कर दिया था कि ग्लोबल वार्मिंग की कोई चीज़ भी है। जो अभी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे एफर्ट्स कर रही है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। इन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग इससे कम होगी, एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ेगा वगैरह, जो भी सारी चीज़ें होती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे एक और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम मोबिलाइज कर सकें सपोर्ट को, फाइनेंशियल सपोर्ट को यहाँ पे हम मोबिलाइज कर सकें, डेवलप्ड कंट्रीज मोबिलाइज कर सकें फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, सो दैट डेवलपिंग कंट्रीज भी क्लाइमेट चेंज से यहाँ लड़ सकें। अब बात करें कि मिथेन की यहाँ बात करें तो देखो मिथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। लगभग 80 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है ये ग्रीन हाउस गैस, ज़्यादा 80 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है देन CO2, ठीक है। तो CO2 जितना नुकसान पहुंचा सकती है उससे 80 टाइम्स ज़्यादा मिथेन पहुंचा सकती है नुकसान, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी इसकी इतनी ज़्यादा है, 80 टाइम्स ज़्यादा है। उसमें ये देखो 40% मिथेन तो चलो नेचुरल कॉजेज से आता है, लेकिन 60% मिथेन जो है ना वो ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज से आता है, जैसे कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग, एग्रीकल्चर, बायोमास, ये सब अनसस्टेनेबल तरीकों से अगर जब किया जाए तो तब ये 60% मिथेन यहाँ पे ह्यूमन इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर हम इस पे रोक नहीं लगाते हैं जो हम अपना एमिशन कर रहे हैं तो 2.7 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, ठीक है। जबकि हमने पेरिस एग्रीमेंट जब किया था, पेरिस पैक्ट हम जब लाए थे, ठीक है, जो
COP21 में लाए थे, हमने उसमें कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमारा टेम्परेचर ना बढ़े इस सेंचुरी के एंड तक, और ये कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही रुक जाए। लेकिन रीसेंट स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर हम अभी भी ऐसा ही करते रहे तो 2.7 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा पेरिस पैक्ट की बात करें तो देखो हमने यहाँ पे ये कुछ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस करे थे, उसमें हमने ये कहा था कि 450 गीगावाट्स हम एनर्जी जनरेट करेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज से। ठीक है, और ये हम करेंगे 2030 तक, ये इंडिया ने कहा था। ठीक है, कि हम अपनी जो एनर्जी डिपेंडेंस है उसको हम यहाँ पे सस्टेनेबल तरीकों से यूज़ करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के बेसिस पे हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये है कि इंडिया ने अभी भी कोई नेट जीरो टारगेट अपना नेट जीरो टाइम लिमिट यहाँ पे सेट नहीं की है। ठीक है, बाकी कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने 2050 2060 को अपनी नेट जीरो एमिशन की टाइम लिमिट बताया है, जैसे कि 2050 जापान, साउथ कोरिया, इन्होंने कहा है कि 2050 तक हम यहाँ नेट जीरो एमिशन तक आने की कोशिश करेंगे। 2060 में चाइना ने कहा है कि हम यहाँ पे नेट जीरो एमिशन तक आने की कोशिश करेंगे। इंडिया ने अभी कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, एक ही टाइमलाइन देख लो, 1992 में बना था यूएनएफसीसी। ठीक है, यूएनएफसीसी जो है ना ये 1992 में बना था। 1997 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए था। 2016 में COP21 हुआ जहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया, जो जहाँ पे ये कहा गया कि हम 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे अर्थ के टेम्परेचर को। ठीक है, फिर 2018 में ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन कमेटी आई जिसने ये कहा कि $4 बिलियन हम यहाँ पे मोबिलाइज करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। अब आने वाली है COP26 जिसमें कि ग्लासगो में होने वाली है ये, और अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये न्यूज़ जो है ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने ये कहा है कि WTO के जो एग्रीकल्चर पैक्ट हैं, जो एग्रीकल्चर एग्रीमेंट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बायस्ड हैं अगेंस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये ज़्यादा डेवलप नहीं होने देना चाहते, इम्बैलेंसेस क्रिएट करते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में, और थोड़ा सा इनका झुकाव है डेवलप्ड की तरफ। अब देखो ये क्या है, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर बोलते हैं इसको। ठीक है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, इसको AOA भी बोल सकते हो आप। AOA किसका है, ये WTO का है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर WTO का है। इसमें देखो ये 1995 में साइन हुआ था, फोर्स में आया था। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि सभी जो भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाना चाहते हैं, सभी को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज देना चाहेंगे। इसके अंतर्गत ये कहा गया है एग्रीमेंट के अंतर्गत, तो लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं सभी फार्मर्स को पूरे ग्लोबली। ठीक है, इसके लिए इन्होंने ये कहा है कि जो भी कंट्रीज हैं वो कोई एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं देंगी अपनी फार्मर्स को। ठीक है, एक्सपोर्ट सब्सिडी के ऊपर यहाँ पे रेगुलेशन लगाई गई है कि आप एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं दोगे, नहीं तो आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे बाकियों के नहीं होंगे। आप इम्पोर्ट्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे, मतलब इस पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं लगाओगे, लेकिन कुछ लिमिट सेट की गई हैं। ठीक है, तो इम्पोर्ट्स की रिस्ट्रिक्शंस की लिमिट सेट की गई हैं यहाँ पे। फिर मार्केट इंटरवेंशन आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, इसकी लिमिट्स यहाँ पे सेट की गई हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर सकती एग्रीकल्चर सेक्टर में, और एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए, ये कहता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना है कि हमारी तो इकोनॉमी ही एग्रीकल्चर पे चलती है, हम आपके जैसे डेवलप्ड कंट्रीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पे बेस्ड नहीं है, हमारी इकोनॉमी ही एग्रीकल्चर पे चलती है, तो हमें ये सब तो करना ही पड़ेगा, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। और आप कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड आपको जनरेट करनी है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड आप पूरी तरह से करो ना, इकोनॉमिकली करो, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों कर रहे हो, ऐसा कह रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज को रिप्रेजेंट कौन करता है, ये करता है G33। G33 बेसिकली इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं जैसे इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ये बना था कब, कानकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी WTO की, तब ये बना था। और इसमें सारी डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं जो एग्रीकल्चर ट्रेड नेगोशिएशंस में लगी हुई हैं। ठीक है, और इनका जैसे कि मैंने बताया ये इनका मत है कि आप हमें, अभी हम डेवलपिंग हैं तो हमें आप अभी इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ हम पे। तो G33 ने ये प्रपोज किया कि स्पेशल रूल्स बनाए जाने चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ठीक है, WTO नेगोशिएशन में डेवलपिंग कंट्रीज के लिए स्पेशल रूल्स बनाए जाने चाहिए और उनको अलाउ करना चाहिए एग्रीकल्चर मार्केट्स में थोड़ा बहुत इंटरवीन करने के लिए। तो G33 याद रखना और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये आज का एक एडिटोरियल है, छोटा सा एडिटोरियल है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रिब्यूनल्स के बारे में ये एडिटोरियल है। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो देखो यहाँ पे छोटा सा मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है, आप वो देख सकते हो। 323A और 323B यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स को डिफाइन करते हैं, आर्टिकल 323A और 323B। ठीक है, और ये जो है ये आया था एक अमेंडमेंट से जो कि था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखो ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं, मैंने कई बार बताया है। क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या है कि इनका काम तो जो है वो जुडिशरी के जैसा है, जुडिशियल कोर्ट
कोर्ट्स के जैसा है, लेकिन क्वासी जुडिशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको बनाया एग्जीक्यूटिव ने है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव विंग के द्वारा ये बनाए गए हैं, लेकिन ये काम करते हैं जुडिशरी का। अब इनकी ऑटोनॉमी के ऊपर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी ऑटोनॉमी अंडरमाइन की जा रही है, ऐसा कहा है इस एडिटोरियल में। एक आया अभी ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट। गवर्नमेंट ने कहा कि हम जहाँ पे ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के थ्रू रैशनलाइज करने की कोशिश करें ट्रिब्यूनल्स को, जो भी ओवरलैपिंग है फंक्शंस में उसको हटा के, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स को हटा के कुछ ट्रिब्यूनल्स को रखेंगे हम यहाँ पे, ये कहा ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट में। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इससे ये अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रिब्यूनल्स की इंडिपेंडेंस को, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ट्रिब्यूनल्स में फिर गवर्नमेंट के ही लोग यहाँ पे जाएंगे नॉमिनेट होके, और यहाँ पे अकॉर्डिंगली अपने सहूलियत के हिसाब से ट्रिब्यूनल्स को बनाया जा रहा है। एक यहाँ पे इशू ये भी आया कि NCLAT जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इसके चेयरमैन को उनके टेन्योर से खत्म होने से पहले ही यहाँ से हटा दिया गया और नए पर्सन को, नए चेयरमैन को यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने ऐसा किया क्यों, उस पर्सन का आपने टेन्योर क्यों नहीं खत्म होने दिया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच में फ्रिक्शन देखा जाता है। देखो, गवर्नमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी के थ्रू, एग्जीक्यूटिव पावर्स के थ्रू यहाँ ट्रिब्यूनल बना रही है, ठीक है। तो एक तरह से गवर्नमेंट क्या चाहती है कि कोर्ट का काम क्या है, यहाँ पे जुडिशरी का काम क्या है कि जो भी जस्टिस डिलीवरी है वो यहाँ पे जुडिशरी का काम है। तो गवर्नमेंट एक तरह से यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल्स बना के अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने रूल्स के हिसाब से यहाँ पे जो कोर्ट का काम है उसको यहाँ पे हिंडर करना चाह रही है, उस पर ओवरलैप करना चाह रही है, उसके कोर्ट के काम को यहाँ पे कुछ हद तक इंडिपेंडेंस उनकी छीनना चाह रही है, और इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे डाउट में आ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर ये कहता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों के अपने अपने काम है, ठीक है। लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ को इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है कि जो लॉज बने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं कि नहीं वो चेक करना, ठीक है, जस्टिस डिलीवरी करना। तो यहाँ पे तीनों के अपने अपने स्फेयर्स हैं और तीनों अपने अपने स्फेयर्स में ही काम करें, एक दूसरे के कामों में बीच में ना आए, इंटरफेयर ना करें, इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट जा रही है यहाँ पे गवर्नमेंट, ठीक है। अब जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया या कंडीशंस ऑफ सर्विस हो गई, टेन्योर होगा, ये सब में यहाँ पे एक टसल देखने को मिल रही है कोर्ट के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ में अपनी चला रही है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है, टेन्योर जो है, इन सब में, ठीक है। तो एक तरह से ये देखा जा रहा है कि इंडिपेंडेंस जो है ना वो ट्रिब्यूनल्स की कम होती जा रही है। अब देखो, ये भी एक इशू है कि ट्रिब्यूनल्स का जब भी अपील जाती है ट्रिब्यूनल से, तो वो हाई कोर्ट के पास जाती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। तो अल्टीमेटली केस आना इनके पास ही, जुडिशरी के पास ही है। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ कोशिश करी कि ट्रिब्यूनल्स पे ही यहाँ पे काम निपटा दिया जाए और आगे जाए ही ना, तो इंडिपेंडेंस भी यहाँ पे लोअर हो गई है ट्रिब्यूनल्स की। अब यहाँ पे ऑथर एंड में एक सजेशन देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन का, जो कि क्या करेगी, एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनानी चाहिए, ये कहते हैं नेशनल लेवल पे, जो कि एक तो रेगुलेट करे ट्रिब्यूनल्स को, और जो भी ट्रिब्यूनल से रिलेटेड बड़े डिसीजन है कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होंगी, क्या सर्विस की कंडीशन होंगी, क्या टेन्योर होगा, ये सब कुछ अपॉइंटमेंट से लेके फंक्शनिंग तक सब कुछ यहाँ पे नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन देखे, इसमें गवर्नमेंट सीधे इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स के ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट भी बढ़ेगा। तो ये था पूरा एडिटोरियल, छोटा सा था पर याद रखना, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के बारे में। एस्टैब्लिशिंग द नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन विल डेफिनेटली एंटेल अ रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रेजेंट ट्रिब्यूनल सिस्टम, डिस्कस। तो इसको आपको डिस्कस करना है इन 150 वर्ड्स, ओके। आगे बढ़ते हैं नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में। तो देखो, छोटा सा आर्टिकल है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी करती क्या है। ये बेसिकली 1 अक्टूबर 2018 को बनाई गई थी कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। ये बेसिकली क्या करती है, अभी क्या हुआ था, ICAI के बारे में आपने सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो इंस्टीट्यूशन है, ये इसके बारे में, इंस्टीट्यूशन फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये जो है इंस्टीट्यूशन, ये देखता था कि CA जो लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं, जो ऑडिट करते हैं, ये किस तरह का काम कर रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट स्कैम्स तो नहीं हो रहे। लेकिन अभी बीच में पता चला था कि जब ब्लैक मनी बंद करने के लिए हमने डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब CA लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे धांधली की थी, करप्शन में इन्वॉल्व पाए गए थे, और उनके कारण कई सारे कॉर्पोरेट स्कैम्स बाहर आए थे। तो यहाँ से ICAI को हटाकर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्कैम्स को यहाँ पे कम करने के लिए ये जो बॉडी है ये आई थी, और ये बेसिकली जो ऑडिटर्स है ना उनको रेगुलेट करेगी यहाँ पे। और जो कंपनी एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि NFRA जो है उसका चेयरपर्सन होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और इसमें 15 मेंबर्स होंगे। तो बेसिकली क्या करेगी, ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पॉलिसीज को रिकमेंड करेगी, ठीक है, मॉनिटर करेगी कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है प्रोफेशंस की, उसको ओवरसी करेगी, और साथ में ही ये परफॉर्म करेगी जो भी दूसरे फंक्शन इनको दिए
दिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटी सी चीज़ है पर याद रखना। अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया कि एक लेजिस्लेचर हमको पास करना चाहिए, जो भी रेगुलेशंस हैं जो ऑडिटर्स हैं इनको लेकर वो सब इसके अंतर्गत आ जानी चाहिए, ये कहा गया था। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। आगे बात करते हैं, एक छोटी सी चीज़ प्रीलिम्स के लिए, चार धाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि चार धाम यात्रा हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चार धाम क्या है, चार प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस। कौन कौन सी हैं, देखो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चार प्लेसेस हैं। होली प्लेसेस माना जाता है, चारों के चारों उत्तराखंड में है, और माना जाता है कि जब चारों को आप विजिट कर देते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है हिंदुइज्म में। ठीक है, तो इनको आपको पता होना चाहिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, और क्या है, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, तो ये चार प्लेसेस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की। बटलर कमीशन के बारे में एक क्वेश्चन था, 1927 में आई थी बटलर कमीशन। ये क्यों आई थी, इसका आंसर है डी, इंप्रूविंग द रिलेशनशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय पे, और जो इंडियन स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करने के लिए बटलर कमीशन आई थी 1927 में। और इसमें बेसिकली जो प्रिंसली स्टेट्स का जो डर था कि आगे जाके ऐसा ना हो कि ब्रिटिश जो है इंडियंस को के हाथ में गवर्नमेंट दे दे, अपनी इंडियंस के हाथ में गवर्नेंस का काम दे दे, और इंडियंस जो है वो जो भी इंडियन गवर्नमेंट होगी वो हमारे स्टेट्स को एक्सेस अनेक्स कर ले। ठीक है, तो ये इनका डर था। तो ब्रिटिश तो बटलर कमीशन जो आई, उन्होंने कहा नहीं आपके साथ ऐसा नहीं होगा, पैरामाउंसी ही आपके लिए सुप्रीम रहेगी, आपको हम किसी को भी एनेक्स करने नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें इसमें कही गई थी बटलर कमीशन में। ठीक है, तो 1927 की इसको लेकर थी। उसके बाद इसका आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी बतानी है। तो देखो, म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी हुई थी 1946 में, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930-31 में हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा 3, ठीक है, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1। तो ये किसका है, देखो 3, 2, 1, सी इसका आंसर होगा। ओके, आज के क्वेश्चंस देख लो, ये दो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक है पेमेंट बैंक्स के बारे में, ठीक है, और एक है मसाला बॉन्ड्स के बारे में। तो इसका आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।